अब आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। लोकसभा चुनाव में अब साल भर से भी कम का वक्त बचा हुआ है, लिहाजा यूपी में चुनावी सरगर्मियां दिनों दिन तेज होती जा रही हैं, क्योंकि सभी दल जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीत का परचम मतलब दिल्ली पर फतेह है। और इसी फॉर्मूले पर अमल करते हुए सपा सीएम योगी के गढ़ में सेंधमारी का प्लान बना रही है। विधानसभा और निकाय चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी अब 2024 के लिए तगड़ी तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में अहम बैठक की, जिसमें गोरखपुर जिले के तहत आने वाली सभी 9 विधानसभाओं के प्रमुख नेताओं, पूर्व विधायकों और नगर निगम चुनाव में जीते सपा पार्षदों के अलावा सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में गोरखपुर में होने वाले सपा के आगामी प्रशिक्षण शिविर की तैयारी को लेकर मंथन हुआ। इसके लिए अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोशिश यही है कि कैसे अब पार्टी का जो प्रशिक्षण शिविर लगना है गोरखपुर में भी लगेगा, तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरह से वहाँ काम होगा। सपा की ताबड़तोड़ बैठकों पर भाजपा की भी नजर है। भाजपा का दावा है कि 80 में से 1 सीट भी सपा के खाते में जाने वाली नहीं है। पिछली बार अपने परिवार की सीटें बचा लिए थे, इस बार वो भी सीट नहीं बचा पाएंगे। 80 की 80 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। इधर सपा की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा तंज कसा है। लिखा, जिन पार्टियों के 5 सांसद नहीं, चुन कर आने की संभावना भी नहीं, वह दल और नेता 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लिहाजा सियासी दल समीकरण तलाशने लगे हैं। लेकिन यूपी का ऐसा दल है जिसने बिना समर्थन मांगे मायावती का साथ देने का ऐलान कर दिया। कार्यकर्ताओं के नारों से साफ है कि महान दल अब मायावती को महाविजय दिलाने का संकल्प ले चुका है, वो भी बिना कोई शर्त के, बिना गठबंधन के। दरअसल महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, जिसमें केशव देव मौर्य ने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर निर्देश दिया कि 2024 के चुनाव में बसपा के लिए लोगों से वोट मांगे। महान दल के स्टैंड के पीछे उन्होंने वजह बताई। अब हम अपनी ताकत ये दिखाने के ये बसपा को समर्थन इसलिए किए कि हम महान दल की ताकत उत्तर प्रदेश को दिखा सकें। जो महान दल कभी सपा का साथी था, आज वो महान दल बसपा के साथ जाने को तैयार है। केशव देव मौर्य ने सपा पर गठबंधन धर्म को तोड़ने का सीधा सीधा आरोप लगाया। दिक्कत यह है कि अखिलेश जी ने गठबंधन के दौर में गठबंधन जब किया तब भी महान दल के साथ अच्छा नहीं किया। हमारे विकल्प के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य को लाए गठबंधन के बावजूद। जाहिर है सियासी नफा नुकसान को देखते हुए सभी दल सक्रिय होने के साथ साथ समीकरण को साधने में जुट चुके हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि महान दल की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बिना मांगे, बिना पूछे वो हाथी के साथ कदम ताल करने को तैयार है। ये पहले से तकरीबन तय था कि अगले साल जनवरी में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे, लेकिन उसकी तैयारी कितनी भव्य होगी, इसका खुलासा भी सीएम योगी ने भरतकुंड के मंच से कर दिया। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम योगी ने खुले मंच से कहा कि जनवरी 2024 में पीएम मोदी मंदिर का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। दीपोत्सव का अलग आनंद इस बार दीपोत्सव होगा, तो भाइयों बहनों लक्ष्य रखिए, 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर, 21 लाख दीप। भरतकुंड की सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बताया कि अयोध्या में 32,000 करोड़ की परियोजनाओं के कार्य हो रहे हैं। इतनी परियोजना देश के किसी भी एक शहर में नहीं चल रही होगी। जिस दिन ये कार्य जमीनी धरातल पर उतरेंगे, अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदर नगरी होगी। भाइयों बहनों, जिस दिन 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना के कार्य जमीनी धरातल पर उतरेंगे, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में रहेगी। भरतकुंड की सभा से पहले सीएम योगी ने मणिराम दास जी की छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। इस्लामिक शिक्षा के लिए दुनिया में मशहूर केंद्र देवबंद दारुल उलूम ने नया फरमान से बखेड़ा खड़ा कर दिया। दारुल उलूम ने एक फरमान जारी कर निर्देश दिया है कि दीनी तालीम के दौरान उर्दू, अरबी और फारसी के अलावा किसी और भाषा, मसलन अंग्रेजी की शिक्षा न ली जाए। अपने आदेश में संस्थान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई छात्र दीनी तालीम के दौरान अंग्रेजी जैसी भाषा सीखते हुए पाया गया तो उसका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। दारुल उलूम के इस फरमान का सोशल मीडिया पर विरोध हुआ तो संस्थान की तरफ से इसकी सफाई भी दी गई। जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जिस लैंग्वेज डिपार्टमेंट जिस जबान को एक वक्त में पढ़ाता है उसे ही हासिल किया जाएगा। यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने देवबंद के फरमान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी में ऐसे फरमान नहीं चलेंगे। देश में शिक्षा नीति सबके लिए
इसमें कोई जाति मजहब या कुछ ये चलेगा नहीं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने भी इस फरमान की निंदा की है। दीनी और दुनियावी तालीम साथ साथ चलती रहे, बच्चे केवल हाफिज के साथ डॉक्टर इंजीनियर भी बने, बच्चे सामाजिक काम साथ में कर सके, केवल वो हाफिज बनकर ना रह सके। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस तरह के फतवों का कोई महत्व नहीं है। साथ ही उन्होंने शिकायत पहुंचने पर संस्था के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ना तो उनके गुर्गों का आतंक कम हो रहा है और ना ही जांच एजेंसियों के एक्शन की रफ्तार धीमी पड़ रही है। आरोप है कि जेल में बंद अतीक के गुर्गे फरहान ने एक प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगी है। दावा है कि 15 दिन में रंगदारी न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पीड़ित ने माफिया के गुर्गे फरहान समेत 8 लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में केस दर्ज कराया है। इसी तरीके का एक नया मामला सामने आया है, जहां अतीक अहमद के जेल में बंद एक गुर्गे ने शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर को फोन पर धमकी दी है, 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार समेत मौत के घाट उतारने की धमकी दी है। धमकी की शिकायत पर पुलिस अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ ईडी लगातार अतीक और अशरफ की बेनामी संपत्ति का पता लगाने में जुटी है। इसी सिलसिले में ईडी ने दूसरे दिन भी अतीक के करीबियों के यहाँ छापेमारी की। लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और दिल्ली में छापेमारी से करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। ईडी को फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के निवेश के सबूत मिले हैं। ये जानकारी प्रयागराज के 2 बड़े बिल्डर के घर और रियल एस्टेट के कई कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी के बाद ईडी के हाथ लगी है कि उसने एफआईआर दर्ज कर ली है, मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इस पूरे मामले में नामजद आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा। भारत सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी तेज कर दी है। 22वें लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लॉ कमीशन ने जनता, सार्वजनिक संस्थान, धार्मिक संस्थान और अलग अलग संगठन के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने पर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मामले में नाराजगी जाहिर की है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को नफरत की पॉलिसी बताया है। आप जब नफरत खत्म करेंगे जब तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को बसों के रखरखाव के साथ समस्त व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। भीषण गर्मी के चलते एसी बसों की व्यवस्था सुदृढ़ कराने को भी कहा गया है, जिसके बाद एबीपी गंगा ने कई जगहों पर रियलिटी चेक किया, जिसमें दावे की उलट हकीकत दिखाई दी। दरअसल योगी सरकार का निर्देश है कि गर्मी के मौसम में यात्रियों को आवागमन के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत न हो। खासतौर पर बसों के एसी एकदम ठीक होने चाहिए, जिसके लिए 15 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। इस मियाद को देखते हुए एबीपी गंगा की टीम ने सबसे पहले कानपुर के झकरकटी बस अड्डे का जायजा लिया तो सच्चाई चौंकाने वाली थी। जर्जर क्या, ये तो अब वर्कशॉप का काम है ना, वर्कशॉप में ये जैसे लोग बताया जाता है करते हैं सब। बाकी सब ये देखिए कि लीवर लट्टू तो सब निकला हुआ है। दिखा रहे हो? ये जो सब पूरा निकला हुआ है, सब देखिए मार गरम फेंकता है। तकरीबन यही हाल मेरठ में भी देखने को मिले। ज्यादातर बसों की सीट फटी थी, सफाई ना के बराबर मिली, शीशे जाम मिले। दिए गए हैं उसका असर फिलहाल तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तमाम आप सीटें देख लीजिए, ये किस तरीके से यहाँ पुरानी हो चुकी हैं। ये सीटें यहाँ पर जो फटी हुई हैं, आप ये देखिए, ये स्थिति है। इस मसले पर जब परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया। ये सही है कि कोरोना काल में मैंने हमारे 2 वर्ष तक बसें नहीं खरीदी गई, तो उसके कारण से कुछ पुरानी बसों को जनता के हित में मुझे चलाना पड़ा था। आपको बता दें कि बुधवार को अखिलेश यादव ने सरकारी बस को धक्का मारते एक वीडियो को ट्वीट किया था और भाजपा के डबल इंजन के विकास के दावे पर तीखा तंज किया था। और चलिए सीधा तस्वीरें आपको दिखाएंगे। केदारनाथ इस वक्त सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। वहां पे देखिए दर्शन पूजन कर रहे हैं, किस तरीके से पुरोहित उनके साथ मौजूद हैं। केदारनाथ से सीधी तस्वीरें हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से दर्शन पूजन करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं, भव्य स्वागत उनका किया गया। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से केदारनाथ में दर्शन पूजन यहाँ पर सीएम धामी करेंगे। तमाम पुरोहित उनके साथ पर यहाँ पर मौजूद हैं, स्वागत किया गया और पूरे विधि विधान के साथ, पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की शुरुआत की जाएगी। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूद हैं।
केदारनाथ धाम में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की। और ये देखिए आप, श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में हर दिन आ रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं। पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार के यात्रा में टूट रहे हैं केदार धाम में। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे, यात्रियों के बीच में वो जाते हुए उनसे बातचीत करते हुए किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर जो चल रही हैं उससे कितने संतुष्ट है श्रद्धालु, ये जानने की वो कोशिश करेंगे। उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, देखिए आप। जो बातचीत हो रही है श्रद्धालुओं और सीएम के बीच में, वो तो केदारनाथ धाम में जो आपदा आई थी उसकी 10वीं बरसी है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना की और पूरे मंत्रोच्चारण के बीच में सीएम की मौजूदगी केदारनाथ धाम। सीधी तस्वीर, खिली खिली धूप है। अक्सर बारिश और बर्फबारी की वजह से तमाम मुश्किलातों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ा, लेकिन आज मौसम अच्छा है, धूप खिली है और सुबह का वक्त है। 7:45 का वक्त हो रहा है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी यहीं पर पहुंचे हैं। श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा पाठ सीएम धामी यहाँ पर करते हुए। और देखिए किस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पर शीश नवाने के लिए केदारनाथ पहुंचे हैं। आपदा की 10वीं बरसी है आज और साथ ही आम जनता, जो आम श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं, इस तरीके से मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित नजर आए। देखा हमने किस तरीके से सीएम धामी ने यहाँ पर लोगों का संवर्धन भी किया, साथ ही ये जानने की भी कोशिश की कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों के लिए की गई हैं वो किस तरीके से हैं, क्या वो उनसे संतुष्ट है या नहीं। हमने देखा किस तरीके से लोग सीएम धामी को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित हो गए और ऐसे में 10वीं बरसी आज, आपदा के बाद की 10वीं बरसी और उसी कारण आज सीएम धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। पूरे मंत्रोच्चार के साथ आप देखिए किस तरीके से हवन पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम में सीएम धामी पहुंचे, तमाम लोग उनके साथ मौजूद थे, भव्य स्वागत उनका किया गया। और देखिए दूसरी तस्वीर, हवन पूजन में यहाँ पर सीएम धामी बिल्कुल आम जनता की तरह, श्रद्धालु की तरह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरे हवन पूजन में शामिल हो रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर ये पूरा हवन पूजन पुरोहित द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो पुनर्निर्माण के काम यहाँ पर चल रहे हैं उनका भी अधिकारियों से वो फीडबैक लेंगे। ये तस्वीर 2 आपके सामने। सीएम धामी वहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा वहाँ पर की है, उसके बाद ये अभी ताज़ा तस्वीर दूसरी आप देख रहे हैं। हवन पूजन में शामिल हो रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तमाम विकास के काम चल रहे हैं केदारनाथ धाम के आसपास और उनकी गति क्या है, क्योंकि एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है जब तक तमाम कामों को पूरा करना है। और दूसरी तरफ केदारनाथ धाम की यात्रा भी इस बार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उसका हिस्सा बन रहे हैं। श्रद्धालु जो वहां पर मौजूद, उनसे भी बातचीत की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और उसके बाद इस वक्त ये हवन में हिस्सा लेते हुए पूरा मंत्रोच्चारण और मंत्रोच्चारण के बीच में हवन की ये ताज़ा तस्वीर जिसमें शामिल हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। 3 तस्वीरें आप देखिए अभी तक क्या हुआ। 7:10 के आसपास ये कहा जा रहा है कि सीएम धामी यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद जो यहाँ के पुरोहित हैं, जो केदारनाथ मंदिर समिति के जो लोग हैं, उन्होंने सीएम का वेलकम किया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं
और तीसरी तस्वीर ये ताज़ा वहां पर हवन पूजन इस वक्त चल रहा है, जिसमें शामिल हो रहे हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। बाबा के दर पर सीएम की मौजूदगी है। देखिए, साल 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ धाम में, 10 साल पूरे हो चुके हैं और 16-17 जून को प्राकृतिक आपदा में कम से कम 6000 लोगों की मौत यहां पर हुई थी। 10 साल उस त्रासदी को, उस आपदा को पूरे हो चुके हैं और उस समय कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बरसात होती रही। इस बार भी हालांकि बारिश और बर्फबारी की वजह से कई बार यात्रा में खलल पड़ा, लेकिन अभी मौसम ठीक है, आप देख पा रहे हैं। 3 तस्वीरें। सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में मौजूद हैं। वो लगातार देहरादून में रह के भी यात्रा किस तरीके से चल रही है, श्रद्धालुओं को किस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं, इसको लेकर जानकारी हासिल करते रहे और ये भी सीधी तस्वीर है वहां पर पहुंचे हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।